राम राम विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका संभव अकेडमी श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं के.आर. जानी अपने बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल को लेकर, और इसमें अपने जो दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश और दूसरा राजस्थान की जलवायु को देखा। आज अपनी चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान का अपवाह तंत्र बोलो या राजस्थान की नदियाँ, ठीक है। इसमें अपने नदियों को पढ़ेंगी और झीलों को पढ़ेंगी। तो पहले बात करते हैं राजस्थान की नदियाँ का, ठीक है। देखो साथियों, इससे पहले कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनको बता देता हूँ कौन कौन सी शब्दावलियाँ रहती हैं यहाँ पे। एक शब्द आता है अपवाह है, क्योंकि जो टॉपिक है अपना ये राजस्थान का अपवाह है के नाम से जाना जाता है, अपवाह है। और एक शब्द आता है अपवाह तंत्र। इसके बाद रहता है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी क्या डिफरेंट होता है तीनों में? देखो, अपवाह यानी कोई जल है जो पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल के अनुरूप यदि किसी माध्यम से बहता है तो उसे जानते हैं अपवाह के नाम से। क्या बताया मैंने आपको? जल पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और ढाल के अनुरूप जिस माध्यम से बहता है, जिस माध्यम से या जिस रास्ते से बहता है उसे जाना जाता है अपवाह के माध्यम से। वो सरिता हो सकती है, ठीक है, नदी हो सकती है, इसे बोलते हैं अपवाह। अपवाह तंत्र यानी जो अपना अपवाह है, जैसे ये किसी नदी का अपवाह है, इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आके मिलती हैं? सहायक नदियां, ठीक है। तो ये जो पूरा जाल है सहायक नदियां और मुख्य नदियों को मिला के जो एक प्रकार का जाल बनता है, इसे जानते हैं अपवाह तंत्र के नाम से, ठीक है। अपवाह द्रोणी क्या है, इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो, मुख्य नदी है, इसमें कोई सहायक नदी आके मिलती हैं, तो मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो ये क्षेत्र है, ये जो भाग है, जिस भाग में क्षेत्र में अपवाह हो रहा है, ठीक है, जहां की भूमि इनकी वजह से उपजाऊ है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये कहलाता है द्रोणी। क्या कहलाता है? अपवाह द्रोणी। और पूरे विश्व में अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी जो मानी जाती है वो मानी जाती है मिस्र की एक नदी है नील नदी। नील नदी की अपवाह द्रोणी विश्व में सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। तीन बातें बताइए मैंने। एक तो अपवाह बताया है, यानी कोई जल पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल के अनुरूप जिस माध्यम से बहता है उसे जानते हैं अपवाह, ठीक है। अपवाह तंत्र यानी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से जो नेटवर्क बनता है, जो जाल बनता है, उसे जानते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह द्रोणी यानी मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है, जो भूमि है, उसे जानते हैं अपवाह द्रोणी के नाम से। और मिस्र की जो नील नदी है उसकी जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। तीन बातें बताई मैंने आपको। अब इसके बाद में यदि बात करें, एक शब्द आता है जल विभाजक। जल विभाजक आपने लिखा भी था कि राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसे जल विभाजक माना जाता है। तो यानी कोई भी पर्वत पठार या कोई नदी या कोई पर्वत पठार
पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, कोई नदी हो सकती है। ठीक है, पूरे भौतिक जो है बनावट उसको यदि दो भागों में बांटें, भौतिक बनावट को दो भागों में बांटें तो वो कहलाता है जल विभाजक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को जल की दृष्टि से दो भागों में बांटती हैं। अरावली पर्वतमाला जो विस्तार है वो इस तरह से यहाँ पे हैं। ठीक है, और इस तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो अपना जल अरब सागर में ली जाती हैं, और इस तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ली जाती हैं। और इसी तरह एक पठार पड़ा था, बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ है? ये उदयपुर और राजसमंद के मध्य है पठार फैला हुआ है। इसके पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अरब सागर में जाती हैं, पूर्व में बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल ली जाती है। यानी बोराट के पठार को, अरावली पर्वतमाला को, इनका जल विभाजक माना जाता है। और इसी जल विभाजक को जल संबर के नाम से जाना जाता है। जल संबर, मुख्य बात यही थी कि जल संबर किसे कहते हैं, तो जल जो विभाजक होता है उसे ही जानते हैं जल संबर के नाम से। चार शब्दावलियाँ बताइए मैंने आपको, एक अपवाह बताए हैं, अपवाह तंत्र बताए हैं, अपवाह द्रोणी बताई है, और एक जल संबर बताए हैं। ठीक है, इसके बाद में अपनी बात करते हैं। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसे तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में, इनको तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे अपने। कौन कौन से तीन भाग रहते हैं इसकी यदि मैं बात करूं तो पहला है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। जो राजस्थान का है, राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसे मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड करते हैं अपनी। तीन भाग, पहला रहता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। आंतरिक अपवाह क्षेत्र मतलब ऐसी नदियां जो किसी सागर या झील में जल न ले जाकर भूमि में लुप्त हो जाती हैं, उसे जानते हैं आंतरिक अपवाह क्षेत्र के नाम से। ठीक है, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र। ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई राजस्थान के इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, यानी दक्षिणी पूर्वी जो साइड है, यहाँ पे हैं अरब सागर, जैसे कच्छ की खाड़ी होगी, खंबात की खाड़ी होगी, ये हैं। तो बंगाल की खाड़ी यानी इस तरफ जो नदियाँ जल ली जाती है उसे जाना जाता है बंगाल की खाड़ी के नाम नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र। तीसरा जो रहता है वो रहता है अरब सागर का अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र, ठीक है, यानी अरब सागर की तरफ जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और इन नदियों का क्रम भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्या क्रम रहता है इन नदियों का। ठीक है, यहां से भी अपना क्वेश्चन बनता है, तो इसकी भी बात करेंगे। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं ये लगभग 60%, कितना है, 60% है। बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है 24%, लगभग लगभग कितना है, 24%। ठीक है, और अरब सागर का अपवाह क्षेत्र है ये रहता है लगभग 16% भाग। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका माना जाता है, तो आंतरिक अपवाह क्षेत्र है वो सबसे बड़ा माना जाता है। आंतरिक अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जो नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जल नहीं ली जाती या किसी सागर या महासागर में जल नहीं ली जाती उसे जानते हैं आंतरिक अपवाह क्षेत्र के नाम से, क्योंकि ये भूमि पर ही विलुप्त हो जाती हैं। और इसका जो क्षेत्र रहता है वो 60% रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो इसी का है। दूसरा रहता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र, यानी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली जो नदियां हैं उसे बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 24%।
इसके बाद रहता है अरब सागर का अपवाह क्षेत्र, ये रहता है लगभग 16%। इसमें से कच्छ की खाड़ी की नदियां अलग हैं, खंबात की खाड़ी की नदियां अलग हैं। कच्छ की खाड़ी के में चले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं उसकी बात करेंगे, और खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं उसकी बात करेंगे। तो देखो साथियों, पहले बात करते हैं अपने आंतरिक अपवाह क्षेत्र। आंतरिक अपवाह क्षेत्र, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र ये माना जाता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र, ठीक है, 60% मैंने बताया। इसमें पहली नदी जो रहती है वो रहती है घग्गर नदी। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है घग्गर नदी। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से भी। घग्गर नदी जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र की राजस्थान में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यदि आपसे ये पूछें भी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नदी रहती है कांतली नदी। 2 बातें बताई हैं। यदि आपसे सीधा पूछे भी आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, घग्गर नदी है। यदि आपसे पूछे भी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नदी रहती है कांतली नदी, ठीक है। अब देखो साथियों, यहां पर कई बार बाणगंगा नदी भी दिया होता है। बाणगंगा नदी ये वैसे बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी माना जाता है, बट अभी हाल ही के वर्षों में इसका जो जल है बाणगंगा नदी का, वो अपनी यहीं पे भरतपुर जो है यहां समाप्त हो जाता है। तो इसके आधार पर इस बाणगंगा नदी को आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी माना जाने लगा। और यदि बाणगंगा नदी कांतली नदी ऑप्शन में न दिया हो और आपसे पूछे भी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, तो वो रहेगी बाणगंगा नदी, अगर कांतली ऑप्शन में नहीं दिया हो, ठीक है। बात आई समझ में। यदि आपसे पूछे भी आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, तो बात कर ली, तो सर छोटी नदी कौन सी है, तो आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी जो है, सबसे छोटी नदी, ये नदी रहती है काकन्य नदी या काकनी नदी, ठीक है, जैसलमेर में बहती है, इसकी बात करेंगे अपनी। चलो देखते हैं पहली नदी घग्गर नदी। तो देखो मैप की तरफ थोड़ा, यहां पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पहाड़ियां हैं शिवालिक की पहाड़ियां, स्थान है कालका नामक स्थान, कालका, यहीं पे कालका माता का मंदिर बना हुआ है, कालका माता का मंदिर, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, कालका नामक स्थान से नदी निकलती हैं और पंजाब और हरियाणा में बहती हुई हनुमानगढ़ में टीबी, तलवाड़ा झील में, और इस तरह से सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में बहती हुई आगे निकल जाती हैं, ठीक है। इस नदी का नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है, घग्गर नदी। इस नदी को अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है इसकी विशेषताओं के कारण। तो देखो साथियों, आपसे पहला क्वेश्चन पूछे भी राजस्थान, पूरे भारत में घग्गर नदी कितने राज्यों में बहती है, तो ये 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है, ठीक है। अब यहां से निकलने के बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान में सर्वप्रथम ये नदी कहां से प्रवेश करती है, तो जिला रहता है हनुमानगढ़, तहसील रहती है टीबी, और यदि गांव पूछे तो यहां पे गांव है तलवाड़ा गांव, ठीक है। तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील और टीबी तहसील हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में आगे चलकर ये गंगानगर में सूरतगढ़, इसके बाद में है अनूपगढ़,
अनूपगढ़ में यहाँ पे बिजोर नामक स्थान पे पाकिस्तान में चली जाती हैं। और लास्ट आज तक जो इसका पानी पहुंचा हुआ है वो पहुंचा हुआ है पाकिस्तान में, एक जगह आती है फोर्ट अब्बास। ये बाहवल नगर के अंदर है पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास। यहाँ तक आज तक इसका पानी पहुंचा हुआ है गगन नदी का, ठीक है। अब इसके बाद में यदि इसकी लंबाई की बात करें तो देखो, वैसे तो आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ होती हैं इनकी लंबाई फिक्स नहीं होती हैं, बट फिर भी यदि अपनी किताबों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से लगाकर और यहाँ फोर्ट अब्बास तक इसकी कुल लंबाई जो पाई जाती है वो लंबाई है 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर। और राजस्थान में बहती है लगभग 100 किलोमीटर, लगभग कितनी 100 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से जिलों से बहती है तो दो जिले रहते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। अब यदि अपने हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर देखो, इसमें यहाँ पे बना हुआ है बटनेर दुर्ग, ठीक है। इसके बाद में इस पे दो सभ्यताएं हैं, एक तो पेड़ीबंगा रंगमहल सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। पेड़ीबंगा, रंगमहल और कालीबंगा 3 सभ्यताएं हैं, ठीक है। और इसके बाद यदि अपने बात करें इसमें तो एक गांव आता है यहाँ पर बड़ोपल, इसकी चर्चा करेंगे, ये क्या है, ठीक है, बड़ोपल। इसके बाद में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ गंगानगर में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती हैं। और पाकिस्तान में इस नदी को हक्करा नाम से जानते हैं, हक्करा नाम से जाना जाता है। बताते हैं भी यह नदी प्राचीन समय में यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी, उसका अवशेष माना जाता है, उसी भाग में ये बहती हैं, तो इसे दृष्टद्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, दृष्टद्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। अन्य नामों की बात कर रहा हूँ मैं भी, इस गगन नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं तो इसे दृष्टद्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे नाली के नाम से भी जानते हैं, इसे नट नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे सोतर नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे मृत नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे लेटी हुई नदी के नाम से भी जानते हैं, लेटी हुई नदी, ठीक है। और एक बताया मैंने हकरा के नाम से भी इसे पाकिस्तान में जानते हैं। तो देखो साथियों, इसे मृत नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बटनेर दुर्ग के पास में यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। पहली बार जो विलुप्त होती है वो यहाँ पे बटनेर दुर्ग में होती है। यदि इसमें वर्षा जल अधिक हो तो थोड़ा आगे पहुंचकर अनूपगढ़ सूरतगढ़ तक पहुंच जाती हैं। यदि इससे और ज़्यादा वर्षा जल हो तो ये आज तक जो पहुंची हुई है वो है फोर्ट अब्बास तक, ठीक है, पाकिस्तान में। तो यानी कहीं विलुप्त होती है, कई बार आगे बहती है, इस वजह से इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस नदी को राजस्थान का विनाशक भी बोलते हैं, विनाशक, क्योंकि इस नदी की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और हनुमानगढ़ जंक्शन है, यहाँ पर 2010 में बाढ़ आई हुई थी, ठीक है। अब देखो क्या क्या अन्य नाम बताया, दृष्टद्वती, नाली, नट नदी, राजस्थान का विनाशक, सोत्र नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी और हकरा नदी, ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं बटनेर दुर्ग की। तो जो बटनेर दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था जैसलमेर के एक राजा हुए थे, राजा भूपत, उन्होंने इस बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है और भारत में उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे। बटनेर दुर्ग को, यदि मैं बटनेर दुर्ग की बात करूं तो भारत में इसे उत्तरी सीमा से प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं।
बटनेर दुर्ग किसने बनवाया था? राजा भूपत ने बनवाया था। कहाँ से थे ये? जैसलमेर से थे, जैसलमेर। ठीक है। इसके बाद में यदि बात करूं तो राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान में प्राचीन दुर्ग, ठीक है। और राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो भारत में उत्तरी सीमा से प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं इसे। और ये जो बटनेर दुर्ग हैं वर्तमान में ये खंडर अवस्था में हैं। तो यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग हैं इसके द्वारा चिट भी लगाई गई है। चिट, इस पे लिखा हुआ है भी ये जो दुर्ग है इसमें कोई भी आपात हानि हो सकती है आम जन के लिए, इस पे चिट लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कौन से दुर्ग के अंदर अपनी जो चिट है वो लगाई गई है, तो वो बटनेर दुर्ग रहता है, हनुमानगढ़ में है। ठीक है। उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है, भारत में उत्तरी सीमा से प्रवेश द्वार माना जाता है और राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग है और राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद अपनी बात करते हैं, एक सभ्यता स्थल है कालीबंगा। इसकी मैं यदि बात करूं तो देखो कालीबंगा, कालीबंगा ये इसी नदी के किनारे पे है। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था भी ये कालीबंगा है राजस्थान में किस दिशा में है? तो देखो साथियों ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा में पड़ता है। कालीबंगा दक्षिणी पश्चिमी दिशा में पड़ता है, ठीक है। यहां से जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे कालीबंगा से। और इसका जो सर्वप्रथम खोज की थी वो की थी 1951 में, 1951 में एक घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था, उत्खनन कार्य वो किया गया था बिक्के थापर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद यदि अपनी बात करें कालीबंगा के अलावा यहाँ पे सभ्यता है रंगमहल, ठीक है। इसके बाद में बिजोर और राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी की यदि मैं बात करूं तो ये नदी रहती है घग्गर नदी, ठीक है। और यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो रहती है हिमालय का जल राजस्थान में लाने वाली नदी, हिमालय का जल राजस्थान में लाने वाली नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी। और इस घग्गर नदी में जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी, उसे बोलते हैं बग्गी के नाम से, बग्गी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उसे हनुमानगढ़ में कहा जाता है पाट, पाट, ठीक है, पाट कहा जाता है। और इसे नाली भी कहा जाता है, नाली, नाली भी कहा जाता है। मुख्य शहर इसमें रहता है हनुमानगढ़ शहर। वैसे हनुमानगढ़ जंक्शन आता है और इस पेटे के जो घग्गर नदी के पेटे के नीचे है वो हनुमानगढ़ जंक्शन, इसी वजह से यहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है। ये था अपना घग्गर नदी को लेकर। कल अपने आगे बात करेंगे आंतरिक अपवाह का, अगली जो नदियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।